नजरिया लेते हैं। विनोद खारकी हमारे साथ हैं। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए। पहली बात तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आए दिन आप एक से बढ़कर एक थीमेटिक रिसर्च ढूंढ के निकालते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये काफ़ी, आप भी बहुत कंपेरेटिव मार्केट प्लेस में ऑपरेट कर रहे हैं जैसे कि हम, कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंशिएटेड व्यू निकालना हर आए दिन काफ़ी कंसिस्टेंटली ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन आप कर लेते हैं। तो आज आप रिपोर्ट लेके जो आए हैं, जो आपकी थीम, उससे हमें इंट्रोड्यूस करिए। थैंक यू अजय फॉर दोस काइंड वर्ड्स। कोशिश तो रहती है कि ऐसे देखें मार्केट के, आप देखिए, हमने जितना भी एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में, जो जो लहर अभी चल रही होती है वो एक्चुअली आप 6 महीने बाद देखते हो तो यार वी रियलाइज कि ये तो स्टर्निंग, तो हमेशा ध्यान यार इस पर रहता है कि क्या चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं, उन पे एक नजर रखना बहुत जरूरी है फॉर इन्वेस्टर्स। तो इसमें हमको जो ये एक्चुअली फॉल आउट है जो हमने पहले रिसर्च निकाला था, आपने भी फीचर किया था हमको इसमें, जिसमें हमने बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट रेट है, कैपेक्स साइकिल है और रियल एस्टेट साइकिल है, वो पिकअप हो रही है। तो हमने ये देखा कि जब कैपेक्स और रियल एस्टेट साइकिल और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छा होता है तो उसका एक इफेक्ट जो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। फॉर एग्जांपल, वो आप हमारे रिपोर्ट में जो चार्ट देखेंगे तो 2002 से 2010 के बीच में जब इन्वेस्टमेंट साइकिल और रियल एस्टेट साइकिल पिकअप हो रहा था, क्रेडिट साइकिल पिकअप हो रहा था, तो और ग्लोबल इकोनॉमी ठीक ठाक थी, तो मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीवीए, जो इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपोजिशन है वो बढ़ रहा था। और 2010 के बाद हमने देखा कि जब इन्वेस्टमेंट साइकिल फिजल आउट होने लगा, पिछले 10 साल से उसमें कोई पिकअप नहीं है, रियल एस्टेट साइकिल पिकअप नहीं हो रहा था, इस दौरान ये स्टैग्नेशन पे रह गया। तो एक तो ये एंगल है कि अगर इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ता है, रियल एस्टेट साइकिल बढ़ती है, तो मैन्युफैक्चरिंग पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। दूसरा, हमने ये जो देखा कि जो पहले नहीं था, ट्रिगर्स विच आर नाउ शोइंग, जो कि आपकी जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग काफी स्ट्रांग है। पीएलआई स्कीम देखिए, किसी भी तरह का जो बढ़ावा देना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दे रहे हैं, वो लिक्विडिटी दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। और दूसरा जो है कि जो ये यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, ये एक तरह से इसको और पुश मिला है, बिकॉज इससे चाइना प्लस वन जो स्ट्रेटेजी हम पहले नैरेटिव में सुनते थे वो रियलिटी होते जा रही है। तो कोई भी ग्लोबल प्रोडक्ट वाला कंपनी है, उसको एक एडिशनल सप्लाई सोर्स चाहिए अपार्ट फ्रॉम चाइना, सो दैट कोई अगर बड़ा इश्यू आ जाए जैसे यूक्रेन में रशिया में हुआ है, तो यू हैव अनदर लाइन ऑफ सप्लाई। और तीसरा जो है, जो अगेन रशिया यूक्रेन का फॉल आउट है मेरे हिसाब से, कि सडनली लोगों ने रियलाइज किया कि सेल्फ सफिशिएंसी इन एनर्जी एंड डिफेंस बहुत जरूरी है, और ये बहुत इसमें मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है एनर्जी और डिफेंस में। तो अगर आप देखें तो अभी जो कोविड के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीवीए है ऊपर आया है, और हमको लगता है कि ये जो ट्रिगर्स है इसकी वजह से और बढ़ सकता है। तो दिस इज द थीम। मॉर्निंग विनोद, जिन रिपोर्ट्स की अजय भी बात कर रहे थे, वाकई आपने तो खैर Q4 में भी रिफ्लेक्शन दिया था आपकी इस रिपोर्ट में कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू आया है Q4 में भी कॉर्पोरेट्स का, उसमें मेजरली फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल्स आए हैं। सो वी रिमेंबर दैट रिपोर्ट ऑल्सो। बट ऐसे में अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स आपने अगर हमारे व्यूअर्स के लिए आइडेंटिफाई किए हो जिसमें उन्हें एक लॉन्ग टर्म के होराइजन से बने रहना हो, तो अगर आप इसी मैन्युफैक्चरिंग थीम को अगर थोड़ा सा आगे ले जाएं, तो इसमें हमने जो मेजर सेक्टर्स देखे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया में जो बिग हिटर्स हैं, उसमें आपके ये क्या कहते हैं, ये ऑटो सेक्टर जिसको कहते हैं, जिसको इन लोग ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के हिसाब से बताते हैं नेशनल अकाउंट्स में। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, केमिकल्स हो गए, आयरन एंड स्टील, फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोडक्ट्स। तो ये काफी मतलब बड़े शेयर इकोनॉमी में, और जो फास्टेस्ट है, तो ये साइज के हिसाब से बड़े हैं, बट फास्टेस्ट के हिसाब से आप देखें तो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फूड प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल अगेन, एंड रबर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ये इस तरह के सेक्टर्स है जहां पर तेजी से ग्रो हो रहा है। साइज भले ही बहुत बड़ा ना हो, आई है। तो इसमें अगर आप सेक्टर देखें, फूड प्रोडक्ट्स में अगर देखें हम, तो हमको जैसे टाटा कंज्यूमर, डाबर,
इस तरह के फूड प्रोडक्ट कंपनी है। आप ऑटो में तो मारुति, टाटा मोटर्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टीवीएस, आइशर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। और कैपिटल गुड्स में आप देखिए एल&टी हो गया आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अशोक लेलैंड, तो इस तरह की जो कैपिटल गुड्स और डिफेंस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, केमिकल्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो और बिल्डिंग मटेरियल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमने लिस्ट आउट, ऑलमोस्ट 40-45 कंपनीज हमने लिस्ट आउट किए हैं। जो हमको लगता है कि जिस तरह का ये थीम बन रहा है, जहां पर डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट और इस तरह से आएगा, तो ये सेक्टर्स और स्टॉक्स बेटर करेंगे। और स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा है कि इस टाइप की जो स्टॉक्स हैं ये काफी रेजिलियंट है ऐसे मार्केट वोलेटिलिटी में भी। तो मार्केट भी ये इसको एक्नोलेज कर रहा है कि यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। इस बीच जहां पर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा और डीप डाइव अगर करना चाहें, हाउस होल्ड सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अगर परसेंटेज कंट्रीब्यूशन वाइज इसे समझने की कोशिश करें, सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स में कंट्रीब्यूशन यहां पर बढ़ता हुआ दिखा है। क्या यहाँ से और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ट होती हुई पर्टिकुलरली हाउस होल्ड सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से आप देख रहे हैं? फिर कौन से प्लेज होंगे, कौन से स्टॉक्स होंगे जिस पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, तो अभी देखिए जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग को आप ब्रेकअप करें तो एक जो ट्रेंड में बताना भूल गया कि कोविड के चलते उसमें और ज्यादा जो रुझान आया कि पहले ही हमको दिख रहा था कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर का शेयर है मैन्युफैक्चरिंग में वो बढ़ रहा था, और जो हाउस होल्ड जिसको कहते हैं, जो इनफॉर्मल सेगमेंट होता है, उसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा था, उसको और ज्यादा पुश मिला है ड्यू टू कोविड, जब आपके कॉर्पोरेट सेक्टर का शेयर और ज्यादा बढ़ गया है और हाउस होल्ड सेक्टर का कम हो रहा है। तो बट मेरे हिसाब से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें ये फूड प्रोडक्ट्स, जो आप जैसे बताया आपने, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारे जो सेक्टर जो पहले लार्जली जो हाउस होल्ड सेक्टर बोलो या इनफॉर्मल सेक्टर में काफी टेक्सटाइल्स एंड ऑल, ये जो बहुत ज्यादा हाउस होल्ड सेक्टर या जिसको इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं उसमें ज्यादा प्रेवलेंस था, उसमें मोर मॉडर्नाइजेशन, मोर ऑर्गेनाइज, लार्जर स्केल ये कॉर्पोरेट सेक्टर ला रहा है। तो आई थिंक ये भी सेक्टर्स हैं जो टिपिकली हाउस होल्ड सेक्टर में थे, बट तो जैसे जैसे इकोनॉमी फॉर्मल होते जा रही है उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का योगदान और बढ़ते जा रहा है। बहुत अच्छी है, इसको लगाए रखिए डायरेक्टर साहब, ये इंपॉर्टेंट है। विनोद ने जो बहुत सारे पॉइंट्स बताए इसके ऊपर सम अप हो रहे हैं। कैपेक्स में रिकवरी के क्लियर साइन है, नंबर 1। ओके, और वापस से लेके आइए डायरेक्टर साहब वो प्लेट, ताकि हम अपने व्यूअर्स के लिए एक बार पढ़ दें। पूरी समरी है उसमें। रियल एस्टेट में तेजी का साइकिल है, तो रियल एस्टेट में एक तो रियल्टी प्लेज है, हाउसिंग फाइनेंस प्लेज है, और उसके एंसिलरी जितने भी होम इंप्रूवमेंट, सीमेंट, वो भी प्लेज अवेलेबल है। पीएलआई में मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखें तो सरकार और नए नए सेक्टर्स जोड़ती चली जा रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ाना है। और चाइना +1 तो ठीक है, अब यूरोप +1 एक नई चीज़ आती जा रही है। जाने से पहले आपने काफ़ी लिस्ट शेयर की विनोद, अगर मैं 2-4 नाम आपके से सुनना चाहूँ जो हाईएस्ट अर्निंग्स ग्रोथ दिखा सकते हैं अगले 3 साल में, 25%, 30% अर्निंग्स ग्रोथ रूल्ड आउट नहीं है, ऐसे कुछ नाम आपके जहन में आते हैं? देखिए ऐसा है, मुझे एक तो मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट में जो कंपनीज होती हैं इनका प्रॉब्लम ये है कि वो डीप सिक्लिकल भी होते हैं। तो जैसे 10 साल से इनका डाउन साइकिल चल रहा है, तो अप साइकिल जब आएगा तो ये टिपिकली जो लो बेस के ऊपर और हाई ग्रोथ, मतलब इनका ग्रोथ जो है ना काफी सिक्लिकल होता है। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ मेजर करना इन अ सस्टेन वे, जिसको आप जैसे जो कंपाउंडिंग कंपनीज होती हैं जो लगातार 15-20%, 25% टाइप की ग्रोथ होती है, वहां पर ये मापदंड लगाना मुश्किल होता है, बिकॉज ये एक तो 10 साल के डाउन साइकिल से ऊपर आ रहे हैं, तो आपको इनफैक्ट वेरी हाई ग्रोथ दिख सकता है। मतलब आप तो उसको मेरे हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। वो मेरी राय है कि अगर ग्रोथ दिखेगी 40%, 50% किसी कैपिटल गुड्स कंपनी में, तो उसको आप एक्स्ट्रापोलेट ना कीजिए। ये एक मतलब साइक्लिकल अपस्विंग है, तो वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे और वो ग्रोथ काफी टाइम तक हाई रहेगी। बट ओवर अ लॉन्ग टाइम आप 10-15 साल के रेंज में देखोगे तो वो सारे स्टॉक्स आप देखें मीन रिवर्जन होते हैं, तो 2-4 साल हाई ग्रोथ होते हैं, फिर उसके बाद वो मीन रिवर्ट हो जाती है। तो वो
लगभग जो जीडीपी अगर 15 नॉमिनल बेसिस पे 12-13% जा रही है, तो जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स होते हैं मेरे हिसाब से 15%, मैक्सिमम 15-20%, थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज से कॉर्पोरेट प्रॉफिट थोड़ी और तेजी होती है। लेकिन वो थ्रू साइकिल आप देखें तो वही 10-15% के रेंज में ही होता है ग्रोथ। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और अपने व्यू के बारे में मैन्युफैक्चरिंग को कैसे प्ले करना चाहिए ये शेयर करने के लिए। आइए बाजार के बारे में हम बात करते हैं। सारी इंडिसेस ऑफ लोज हैं काफ़ी बड़े मार्जिन से, करीब 5